अक्सर हम सोचते हैं कि इतिहास का मतलब तो हम सब जानते हैं, गुजरे हुए जमाने की कहानी, है ना? लेकिन संस्कृत का सिर्फ एक शब्द हमें यह बताता है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं एक जटिल पड़ताल है। तो चलिए आज इसी शब्द की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें अतीत के बारे में क्या सिखाता है। और वो शब्द है इतिहास। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा ही हुआ था। पर असली सवाल तो ये है कि हमें ये कैसे पता कि असल में हुआ क्या था, है ना? यही सवाल हमें इस पूरी पड़ताल में आगे लेकर जाएगा। सच कहूं तो इतिहास लिखने का पूरा प्रोसेस ना एक जासूसी कहानी जैसा ही है, और इतिहासकार वो हमारा जासूस है जो सच की तलाश में निकला है। बड़ी दिलचस्प बात है कि इतिहास शब्द की बनावट में ही सच्चाई का एक दावा छुपा है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि ये एक कहानी है, बल्कि ये कहता है कि ये कहानी सचमुच घटी थी। देखिए, इति ह आस, इसमें जो बीच का ह है ना, वो इस बात पर जोर देता है कि ये निश्चित रूप से बिना किसी शक के हुआ था। और बस यही दावा एक इतिहासकार के काम को इतना इतना जरूरी और साथ ही इतना मुश्किल बना देता है। तो जैसे कोई भी जासूस सबसे पहले क्या करता है, वो सबूत इकट्ठा करता है ना? बिल्कुल वैसे ही एक इतिहासकार का भी पहला काम होता है हर तरह के सबूत या कह लें कि सुराग इकट्ठा करना। आखिर हमें अतीत को फिर से जो बनाना है, तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे क्या क्या छोड़ा है। तो सुरागों में सबसे पहले आते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी लिखी हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई कहानियां। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत तो सबने सुना होगा। वो असल में राजा रत्नसेन और रानी पद्मिनी की एक बहुत ही पॉपुलर लोक कथा का एक बड़ा महाकाव्यात्मक रूप है। और सोचिए, रामायण और महाभारत जैसे हमारे महाकाव्यों ने तो न जाने कितनी दूसरी रचनाओं को प्रेरणा दी है। हाँ, लेकिन सिर्फ कहानियों से तो पूरी तस्वीर सामने नहीं आती है ना। हमें उस समय के माहौल को, उस कॉन्टेक्स्ट को भी समझना पड़ता है। और यहीं पर काम आते हैं गैर साहित्यिक स्रोत। ये हमें उस दौर का पूरा संदर्भ देते हैं, जैसे उस वक्त की राजनीति कैसी थी, समाज का ढांचा क्या था, आर्थिक हालात कैसे थे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो क्राइम सीन है जहां पूरी घटना घटी थी। अच्छा, कहानियों और माहौल के बाद अब बारी आती है ठोस सबूतों की, यानी हमारे पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि शिलालेख। इनसे हमें राजाओं के फरमानों और उनके शासनकाल के बारे में पता चलता है। या फिर सिक्कों से शासकों, तारीखों और यहां तक कि साम्राज्यों की सीमाओं का भी अंदाजा लग जाता है। और पुराने किले, मंदिर, स्मारक, ये तो मानो खुद ही उस दौर की कहानी सुनाते हैं। और हाँ, आज के हमारे जासूस यानी इतिहासकार के पास कुछ बहुत ही पावरफुल फॉरेंसिक टूल्स भी हैं, जैसे कि कार्बन 14 डेटिंग। ये एक कमाल की वैज्ञानिक तकनीक है जो हमें ठीक ठीक बता सकती है कि कोई जैविक चीज, जैसे कोई हड्डी या लकड़ी का टुकड़ा, आखिर कितना पुराना है। ये काम कैसे करती है? हर जीवित चीज में कार्बन का एक खास रूप होता है जो मरने के बाद धीरे धीरे खत्म होता है। बस उसी के क्षय को मापकर अतीत की पहेली को सुलझाने के लिए एक सटीक टाइमलाइन मिल जाती है। ठीक है, तो हमारे जासूस ने सबूत तो इकट्ठा कर लिए, पर सिर्फ सबूतों का ढेर लगा देना तो काफी नहीं है ना? एक जासूस को उनसे सवाल पूछने, उन्हें इंटरप्रेट करने का एक तरीका भी चाहिए होता है। और यहीं इतिहास में सबूतों की व्याख्या करने के दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट, या कह लीजिए कि दो अलग अलग विचारधाराएं सामने आती हैं। देखिए, एक तरफ है विधेयवादी नजरिया, जिसके सबसे बड़े समर्थक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये दृष्टिकोण बाहरी दुनिया पर फोकस करता है, मतलब ये देखता है कि उस समय की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था का साहित्य पर क्या असर पड़ रहा था। और फिर दूसरी तरफ है साहित्यिक दृष्टिकोण, जिसे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से जोड़ते हैं। इनका मानना था कि साहित्यिक परंपराएं जो हैं वो अपने अंदर से अपने एक लय में विकसित होती हैं। आचार्य शुक्ल का ये एक कोट उनके विधेयवादी नजरिए को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। उनका मानना था कि किसी भी देश का साहित्य वहां के लोगों की सोच का एक आईना होता है, और जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती है वैसे वैसे साहित्य का रूप भी बदलता जाता है। मतलब साफ है, साहित्य को समझना है तो पहले उस समाज को समझो जिसने उसे जन्म दिया। अब इसके बिल्कुल उलट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक बहुत ही मशहूर तर्क है जो उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को सामने रखता है। उन्होंने कहा था कि अगर भारत में इस्लाम नहीं भी आया होता तब भी भक्ति साहित्य का स्वरूप 12 आना यानी करीब 75% वैसा ही होता जैसा आज है। मतलब उनका मानना था कि भक्ति आंदोलन जैसी बड़ी साहित्यिक धाराएं सिर्फ बाहरी घटनाओं का एक रिएक्शन नहीं थी, बल्कि वो भारतीय सोच के अंदर से ही एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा थी। चलिए अब इस जासूसी कहानी को थोड़ा और पेचीदा बनाते हैं।
सोचिए क्या हो अगर जो सुराग मिले हैं वो ही नकली हों। एक अच्छे इतिहासकार को यह भी तो पक्का करना होता है कि जो सबूत उसके हाथ लगे हैं वो असली हैं भी या नहीं, और इसके लिए भी उनके पास अपने फोरेंसिक टूल्स होते हैं। तो हर एक सबूत को 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला बाह्य आलोचना और दूसरा आंतरिक आलोचना। तो पहला कदम है बाह्य आलोचना। ये एक तरह से ऑथेंटिसिटी का टेस्ट है। मतलब इससे पहले कि हम ये देखें कि किसी दस्तावेज में लिखा क्या है, हमें ये पक्का करना होता है कि वो दस्तावेज खुद असली है या नहीं। कहीं ये किसी ने बाद में जाली तो नहीं बना दिया। इसकी लिखावट, कागज, स्याही सब कुछ जांचा जाता है। अच्छा, एक बार जब ये साबित हो जाए कि हाँ सबूत तो असली है, तब आता है दूसरा स्टेप, आंतरिक आलोचना। ये क्रेडिबिलिटी का यानी विश्वसनीयता का टेस्ट है। यहां हम सवाल पूछते हैं, क्या जो लिखा है उस पर यकीन किया जा सकता है? क्या लिखने वाले का कोई अपना एजेंडा था, कोई बायस था? क्या उसकी बातें उस समय की दूसरी जानकारियों से मेल खाती हैं? तो एक अच्छा जासूस क्या करता है? वो अपने पास मौजूद हर टूल का इस्तेमाल करता है ना? बिल्कुल उसी तरह आज का जो मॉडर्न इतिहास लेखन है, वो इन सभी तरीकों और सभी स्रोतों को मिलाकर अतीत की सबसे मुकम्मल, सबसे पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। आज का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं रह गया है। अब ये आम लोगों पर भी फोकस करता है। ये समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल जैसे दूसरे विषयों से भी मदद लेता है। जैसा हमने देखा, ये डीएनए एनालिसिस और C14 डेटिंग जैसे वैज्ञानिक तरीकों का भी इस्तेमाल करता है। और सबसे जरूरी बात, ये साहित्यिक, गैर साहित्यिक, पुरातात्विक हर तरह के सबूत को एक साथ जोड़कर एक निष्पक्ष और मल्टी डायमेंशनल नजरिया पेश करने की कोशिश करता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतिहास का मतलब हमने शुरू में क्या जाना था, ऐसा ही हुआ था। लेकिन जैसा हमने इस पूरी पड़ताल में देखा, ये पता लगाना कि कैसा हुआ था, ये अपने आप में एक कभी ना खत्म होने वाली जांच है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों और नामों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये अतीत के बारे में गहराई से सोचने और लगातार सवाल करते रहने का एक तरीका है।